शिवा को बचपन में एक पैर में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चला करता है। शिवा के परिवार में उसकी माँ, छोटी बहन आरती और एक बड़ी बहन भारती होती है, जिसकी शादी हो चुकी होती है। पूरे परिवार को शिवा की शादी की टेंशन लगी रहती है। एक दिन आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने गली के सब लड़कों की शादियाँ हो गई हैं। न जाने अपने भाई की शादी कब होएगी। पता नहीं बेटी, हमारी नसीब में कब ये शुभ घड़ी आएगी। माँ, आप भाई से पूछ लीजिए ना, उन्हें कोई पसंद है तो बता दें, हम उनसे उनकी शादी करा देंगे। ना तो उसे कोई पसंद है और ना ही वो किसी को पसंद आता है। सुनो माँ, तुम भारती दीदी से बात करो ना, उनके ससुराल वालों की अच्छी जान पहचान है, वो कहीं न कहीं भाई की शादी करवा देंगे। हाँ, सही कहा, अभी फोन मिलाती हूँ उसको। इतने में शिवा वहाँ आ जाता है और पूछता है, किसको फोन मिलाने की बात कर रहे हो आप लोग, और इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ? परेशानी की तो एक ही वजह है बेटा, और वो है तेरी शादी की। माँ, आप क्यों परेशान होते हो? जब नसीब में होगा तो हो जाएगी शादी। पता नहीं बेटा, तेरा नसीब कहाँ सोया हुआ है। जो लड़के शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनकी तो शादी तुरंत हो गई, पर तेरी नहीं। जो कोई भी आता है तेरे पैर की वजह से ही मना करके चला जाता है। छोड़ो माँ, फिर से वही बातें। इसमें लड़की वालों की गलती नहीं है। हर कोई अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का चाहता है। तेरे से अच्छा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा बेटा? सबको बस तेरी बाहर की कमी दिखाई देती है, तेरे अंदर की अच्छाई किसी को नहीं दिखती। इतना सुनकर शिवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शिवा की माँ भारती के घर जाती है शिवा की शादी की बात करने के लिए। अरे माँ, कैसे आना हुआ? वो भी अचानक। मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाती। तेरा भाई फोन करने दे तब तो तुझे फोन करूं। क्या फिर से शादी की बात पर आप लोगों का झगड़ा हुआ है? हाँ, और ये तब तक होता रहेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। कोई लड़की हो तेरी नजर में तो बता ना। माँ, मेरे ससुर ने बोला है, वो परसों के दिन भाई को देखने के लिए किसी के साथ घर आएंगे। आप भाई को बोलना वो कुछ ना बोले, सब मेरे ससुर को बोलने देना। अरे मेरी बात तो मानने से रहा वो, अब तू ही फोन करके बोल दे उसे। ठीक है माँ। भारती शिवा को फोन करके अच्छे से समझा देती है। शिवा भी उसकी बात मान जाता है और अगले दिन भारती के ससुर लड़की के पिता को लेकर शिवा के घर पर आते हैं उसे देखने के लिए। देखिए, ये है हमारा लड़का। क्या नाम है तुम्हारा बेटा और क्या काम करते हो? जी, मेरा नाम शिवा है और मेरी साड़ियों की दुकान है। यह तो अच्छी बात है। इसके अलावा कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है तुम्हें? शिवा बताने ही वाला होता है कि भारती के ससुर, अरे नहीं नहीं, हमारा लड़का बिल्कुल फिट है, चींटी भर का भी नुक्स नहीं है हमारे लड़के में। फिर ठीक है, लड़का मुझे पसंद है, हम कुछ दिनों के बाद रिश्ता पक्का कर देंगे। इतना कहते ही लड़की का पिता चला जाता है और उसके जाते ही शिवा भारती के ससुर से कहता है, आपने झूठ क्यों बोला? उनसे सच क्यों नहीं कहा? अगर सच बताता तो वह रिश्ता नहीं करता। पहले ही बहुत लोग तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए इस बार थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। कब तक छुपाओगे? एक दिन तो पता चल ही जाएगा। एक बार शादी पक्की हो जाए तुम्हारी, बस उसके बाद अगर पता भी चल जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहन का ससुर होने की वजह से शिवा उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है और जैसा वो कहते हैं उनके हिसाब से करता चला जाता है। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। घर में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। शिवा की माँ ईश्वर को धन्यवाद देती है। हे भगवान, आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। सच कहा है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बस माँ, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से शादी वाले दिन आ जाए। खूब नाचना है मुझे भाई की शादी में। परंतु इतनी खुशी के माहौल में भी शिवा मायूस होता है और भारती ये देखकर शिवा से पूछती है, क्या हुआ शिवा, इतना उदास क्यों है? तुझे शादी नहीं करनी क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बता मुझे। दीदी, लड़की वालों से मेरे अपाहिज होने की बात छुपाना अच्छी बात नहीं है। ये तो उनके साथ धोखा है ना।
ज्यादा मत सोच शिवा, कोई धोखा नहीं है। उन्हें एक अच्छा लड़का चाहिए था और तुझसे अच्छा लड़का उन्हें नहीं मिल सकता। पर दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन कोई तमाशा हो। तू टेंशन मत ले, मेरे ससुर सब संभाल लेंगे। बस एक बार बारात मंडप में पहुंचे, फिर तो उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो। उम्मीद करता हूँ जो हो अच्छे के लिए हो। अगले दिन शिवा की होने वाली पत्नी गौरी का फोन आता है। हाँ गौरी जी, बोलिए, कैसे हो आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। जी मैं भी अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे फोन करना हुआ? अच्छी, मैंने सोचा शादी के पहले क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा जान लें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहिए, क्या जानना चाहती है आप मेरे बारे में? इस तरह शिवा और गौरी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। गौरी ने शिवा से जो कुछ पूछा, शिवा ने सब सच सच बताया। परंतु गौरी ने कभी शिवा से शारीरिक विकलांगता के बारे में बात नहीं करी होती है, इसीलिए शिवा ने भी उसे अपने पैर के बारे में नहीं बताया। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही जाता है। शिवा जैसे ही मंडप में चलकर आता है, उसकी चाल को देखकर गौरी के पिता पूछते हैं, क्या हुआ शिवा बेटा, तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? शिवा कुछ बोलता इससे पहले ही भारती के ससुर बोल पड़ते हैं। अरे कुछ नहीं समधी साहब, बस थोड़ी सी पैर की नस खिंच गई है शिवा की, और कुछ नहीं। किंतु इस बार शिवा खुद को रोक नहीं पाता और वो सब सच बोल देता है। जी मैं बचपन से ही ऐसा चलता हूँ। मैं एक पैर से विकलांग हूँ, ये बात आपसे छुपाई गई है। शिवा की बात सुनते ही गौरी के पिता गुस्से में आ जाते हैं। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? मैं अपनी फूल सी बेटी को किसी अपाहिज के साथ नहीं ब्याह सकता। गौरी के पिता की तेज आवाज सुनकर सब लोग सन्न खड़े हो जाते हैं। इतने में गौरी भी अपनी माँ के साथ मंडप में आ जाती है और गौरी अपने पिता से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी। इन लोगों ने हमें बताया नहीं कि शिवा एक पैर से विकलांग है। अब तुम्हारी शादी इस लंगड़े से नहीं होगी। शांत हो जाइए पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं शादी शिवा से ही करूंगी। क्या हुआ अगर वो विकलांग है? ये क्या कह रही हो बेटी, ये तुम्हारे लायक नहीं है। शिवा से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता पिताजी। आपको भी तो ऐसा ही दामाद चाहिए था, जो शराब सिगरेट ना पीता हो, सबकी इज्जत करता हो। शिवा ऐसा ही लड़का है पिताजी। गौरी की बातें सुनकर उसके पिता का दिल पिघल जाता है और शादी के लिए वो हाँ कर देते हैं। गौरी, क्या सच में तुम मुझसे अब भी शादी करना चाहती हो? हाँ शिवा, तुम्हारी एक कमी के कारण मैं तुम्हारी बाकी अच्छाई को कैसे अनदेखा कर सकती हूँ। वैसे भी ईश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है, तुम खुद नहीं बने हो। आज की दुनिया बाहरी सुंदरता को देखती है, अंदर की नहीं। पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल रही है। इस तरह गौरी और शिवा की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शिवा की बहन आरती और भारती खूब नाचती हैं और सब लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और शिवा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। दूर किसी गांव में एक काली नाम की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो थोड़ी सांवली थी और उसके रंग को देख कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग भी उसका मजाक बनाते थे। इस बात से उसके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे कि आगे जाकर उसका क्या होगा। एक दिन काली स्कूल जा रही थी और रास्ते में दो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, ये काली है ना, जैसा नाम वैसी ही शक्ल। अरे यार, इसे तो ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, कहीं बच्चों ने इसे देख लिया तो बेचारे डर जाएंगे। सही कहा तूने, बच्चे तो डरेंगे ही ना, ये इतनी काली कलूटी उनके सामने जाएगी, और वैसे भी दिखती भी भूत की तरह है ये। उन दोनों लड़कियों की बात काली को बहुत बुरी लगती है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं और स्कूल ना जाकर घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे ऐसे वापस आकर रोते हुए देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ काली बेटी, स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई और ऐसे क्यों रो रही है तू?
मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पर क्यों, क्या हुआ तुझे जो स्कूल नहीं जाना है? स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे खुलेआम इस काली शक्ल को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मुझे देखकर बच्चे डर जाएंगे। कौन कहता है ये सब? पागल है जो तुझे ऐसा कहते हैं। तू तो बहुत सुंदर है और तू काली नहीं है, सांवली है। और वैसे भी कितने लोग हैं इस दुनिया में जो काले और सांवले हैं। क्या वो घर से बाहर नहीं जाते? मैं क्या करूँ माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब सब मुझे काली काली कहते हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना। पागल मत बन बेटी। अगर आज तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो लोग तेरी शक्ल नहीं, तेरी काबिलियत से तुझे पहचानेंगे। काली को उसकी माँ की ये बात समझ आ जाती है और अब वो फिर से स्कूल चली जाती है। वहाँ पर फिर से स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते हैं, लेकिन काली उन सब की बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वक्त के साथ यूं ही 10 साल बीत जाते हैं और अब काली पूरे 20 साल की हो चुकी थी, जो कि अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। लेकिन अब उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ममता उससे कहती है, बेटा अब तू बड़ी हो गई है और तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, तो अब तू जल्दी से शादी कर ले। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? शादी तो करनी ही होगी बेटा। लड़की तो पराया धन होती है। आज नहीं तो कल तुझे अपने पति के घर जाना ही है। पर माँ, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई भी लड़का यही चाहेगा कि उसकी पत्नी एक सुंदर लड़की हो, ना कि काली। अरे बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते और कोई ना कोई तो होगा जो तेरे लिए बना होगा। अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी, बस मैं जा रही हूँ अब ऑफिस। इतना कहकर काली घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है। काली के लिए ममता जितने भी लड़के देखती सभी उसका रंग देखकर मना कर देते और ये सोच सोच कर उसकी माँ परेशान रहती थी कि अब काली से कौन शादी करेगा। एक दिन पड़ोस की कमला काली के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, ममता बहन, अरे ओ ममता बहन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। कमला, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रही है? अरे ममता बहन, एक रिश्ता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, अपनी काली से शादी के लिए राजी भी है। तुम कहो तो शादी की बात करूं। अरे पर वो है कौन, कहाँ से है, घर बार का कुछ तो बता। अरे यहाँ पास के गांव का है, घर में ज्यादा कोई नहीं है, एक भाभी है, बस वो भी विधवा है। भाई की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी, तो अब वो राजीव का ध्यान रखती है। सास ससुर भी नहीं है। हमारी काली राज करेगी, राज। अच्छा, बोलो तो करूं बात शादी की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर बाद में कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे? कहीं उसका उसकी भाभी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो ममता बहन, पूरा गांव जानता है भाभी देवर नहीं, माँ बेटे की तरह रहते हैं दोनों साथ में। अब ठीक है बहन, जैसा तुम्हें सही लगे करो तुम। तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना कहने के बाद कमला वहां से चली जाती है और ममता जैसे तैसे काली को शादी के लिए राजी करती है। एक दिन कमला राजीव और उसकी भाभी को साथ ले आती है और दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं। वहीं काली को भी राजीव और उसकी भाभी से बात करके अच्छा लगता है और वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन 1 महीने बाद राजीव और उसकी भाभी का काली के साथ रहन सहन बदल जाता है। एक रात काली राजीव को अपनी भाभी के कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और अगली सुबह वो राजीव से कहती है, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या हुआ, कहो। आप कल रात भाभी के कमरे में गए थे। मैं क्यों जाऊंगा उनके कमरे में? तुम कुछ भी मत बोला करो। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको उनके कमरे से आते हुए। अरे मैं नहीं गया। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, आप सच बताओ क्या बात है? आपका आपकी भाभी से क्या रिश्ता है? तू अपना मुंह मत चला, समझी?
चुपचाप कोने में पड़ी रह और मुफ्त की रोटियां तोड़। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। राजीव का इस तरह से काली से बात करना काली को कुछ समझ नहीं आता और अब काली को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि राजीव और भाभी के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये जानने के लिए वो भाभी के बाहर जाने पर उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसे वहां एक तस्वीर मिलती है जिसमें कि राजीव और उसकी भाभी साथ पति पत्नी की तरह खड़े थे। ये देख काली के होश उड़ जाते हैं और इतने में वहां राजीव और उसकी भाभी दोनों आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर काली कहती है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुम दोनों देवर भाभी नहीं पति पत्नी हो, है ना? हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाभी आपने अपने ही पति की शादी दूसरी लड़की से करवा दी, क्यों? ये सब करना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है कि आप अपने ही पति की शादी किसी और लड़की को धोखा देकर उससे करवा दो? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? उनसे कुछ मत कहो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात है। इतना कहकर राजीव काली को बताता है कि राजीव की शादी उसकी भाभी से हुई थी, लेकिन उन्हें कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, जिसके बाद राजीव की पत्नी ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। पर उसे ये भी डर था कि अगर उससे सुंदर लड़की राजीव की लाइफ में आती तो कहीं राजीव उससे दूर ना हो जाए। इसलिए उसने राजीव की शादी एक काली लड़की से करने की सोची और उन्हें मिली काली, जिसके बाद दोनों ने सोचा कि शादी के बाद काली से बच्चा मिलते ही राजीव उसे तलाक दे देगा। ये सुन काली कहती है, तुम दोनों इतने नीच होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी खराब करना चाहते हो। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे ये सोच, मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, वरना कौन करता है ऐसी काली और बदसूरत लड़की से शादी। माना मैं काली और बदसूरत हूँ, पर मेरा दिल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, समझे? और अब गौर से मेरी बात सुनो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम दोनों जो चाहते हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती काली, और सोचो अब कौन करेगा तुमसे शादी? अगर तुम कहीं चली गई तो कौन अपनाएगा तुम्हें? उसकी फिक्र तुम मत करो, जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। इतना कहकर काली राजीव के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।